नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत क्या एक नाबालिग संविदा करने में सक्षम है। जानिए क्या कहता है कानून। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए एवं हमारे इस चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आइए जानें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत क्या एक नाबालिग संविदा करने में सक्षम है। जानिए क्या कहता है कानून। आज के इस दौर में अवयस्क या नाबालिग सार्वजनिक जीवन में पहले से भी अधिक सक्रिय दिखते हैं। नाबालिग सिनेमा हॉल में जाते हैं, टिकट पर यात्रा करते हैं, साइकिल स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं, अपने कपड़े सिलवाने या साफ करने के लिए सेवाओं का उपयोग करते हैं। शिक्षा संस्थाओं में भी स्वयं फीस भरते हैं और जीवन और शिक्षा से जुड़ी बहुत सारी अन्य चीज़ों का दैनिक लेन देन करते हैं। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अवयस्कों या नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले करार या संविदा की वैधता को समझें। जैसा कि हमने जाना है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार सभी करार अनुबंध या संविदा नहीं है। केवल वे करार ही संविदा है जो ऐसी पार्टियों द्वारा किए जाते हैं जो अनुबंध या संविदा में प्रवेश करने के लिए सक्षम है। अब करार करने के लिए सक्षम होना क्या है, यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में साफ किया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 कहती है, हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है प्राप्त वह हो और जो स्वस्थ चित्त हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्ययन है संविदा करने से निर्भर ना हो। यह धारा इस बात को साफ करती है कि हर वो व्यक्ति संविदा कर सकता है जो बालिग या वयस्क हो, स्वस्थ चित्त का हो और जिस विधि के वह व्यक्ति अधीन हो उस विधि के अंतर्गत वह संविदा करने से निर्धारित न किया गया हो। यह साफ है कि एक नाबालिग या अवयस्क द्वारा किए गए करार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कानूनी रूप से वैध करार या संविदा नहीं माने जाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून का ऐसा मानना है कि एक नाबालिग या अवयस्क करार करते वक्त अपने हित में उचित फैसला लेने में सक्षम नहीं होता है और उसकी अक्षमता का कोई अन्य व्यक्ति फ़ायदा उठा सकता है जिससे ऐसे नाबालिग को नुकसान हो सकता है। हालांकि एक नाबालिग द्वारा किया गया करार शून्य अवश्य है, लेकिन ऐसा करार अवैध नहीं है क्योंकि इसको लेकर कोई वैधानिक प्रावधान मौजूद नहीं है। नाबालिग के एक करार के विषय में कुछ आवश्यक बातें आइए जानें। नाबालिग द्वारा किया गया करार शून्य होता है यदि हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 एवं 11 को एक साथ भी पढ़ें तो हम यह जानेंगे कि इन धाराओं में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि यदि एक नाबालिग के द्वारा एक करार किया जाता है तो वह उसके विकल्प पर शून्यकरणीय करार होगा, पूर्ण रूप से शून्य करार होगा। हालांकि मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष 1930 CAL 539 के निर्णय में प्रिवी काउंसिल ने यह माना है कि एक नाबालिग का करार वॉइड अब इनेसियो आरंभता शून्य है, अर्थात ऐसा करार जो शुरुआत से ही शून्य है। इस निर्णय के बाद यह साफ है कि कानून की नज़र में ऐसे करार का कोई मूल्य नहीं है।
हालांकि हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जहां एक नाबालिग ने किसी चीज़ के लिए धन या प्रतिफल दिया और कोई वस्तु प्राप्त की और उसका उपभोग किया, तो यह न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा कि एक नाबालिग को सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नाबालिग संविदा करने में सक्षम नहीं है, चुकाए गए पैसे वापस प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। यह सिद्धांत वैलेंटी बनाम कनाली 1889-59 LJ QB 74 के मामले में प्रतिपादित किया गया था। यदि कोई नाबालिग अपनी उम्र को गलत तरीके से प्रस्तुत करके संपत्ति या वस्तु प्राप्त करता है तो उसे इसे बहाल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा केवल तब तक किया जा सकता है जब तक कि उस संपत्ति को या उस वस्तु को उसके कब्जे में प्राप्त किया जा सकता हो। इसे प्रतिस्थापना के न्यायसंगत सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आइए जानें नाबालिग की ओर से माता पिता या अभिभावक द्वारा किया गया करार। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले देखें। राजरानी बनाम प्रेम आबिद AIR 1949 बॉम्बई 215 के मामले में अभी निर्णित किया गया था कि एक नाबालिग कानून द्वारा प्रवर्तनीय वचन का निर्माण नहीं कर सकता। हालांकि यह जरूर है कि एक नाबालिग के माता या पिता अथवा अभिभावक उसकी ओर से संविदा कर सकते हैं। ऐसा ही एक और मामला देखें। S सुब्रमण्यम बनाम KS राव ILR 1949 MAD 141 PC के मामले में यह अभी निर्णित किया गया कि यदि करार अभिभावक की क्षमता के भीतर है और यह नाबालिग के लाभ के लिए है, तो अभिभावक उस स्थिति में नाबालिग की ओर से कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार कर सकते हैं और वह करार विशेष रूप से लागू करने योग्य हैं। गौरतलब है कि नाबालिग जिसकी ओर से वह करार किया गया है उस करार से बाध्य होगा। आइए जानें नाबालिग की करार में वचन ग्रहीता की स्थिति। एक नाबालिग करार के अंतर्गत एक वचन ग्रहीता हो सकता है परंतु वचनदाता नहीं। इसलिए यदि नाबालिग ने वचन का अपना हिस्सा या दायित्व पूरा किया है लेकिन दूसरे पक्ष ने वचन के अंतर्गत अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, तो वह नाबालिग उस करार को लागू करा सकता है। इससे संबंधित मामला राघव चारियार बनाम श्रीनिवास AIR 1917 MAD 630 FB के मामले में यह अभी निर्णित किया गया है कि जब यह कहा जाता है कि एक नाबालिग एक करार करने में अक्षम है, तो इसका यह मतलब है कि कानून नाबालिग के किसी भी संविदात्मक दायित्वों को लागू करने की अनुमति नहीं देता। हालांकि ये वह करार के अंतर्गत लाभ को प्राप्त करने के लिए अदालत से प्रार्थना कर सकता है। यही कारण है कि जब एक नाबालिग किसी रेस्तरां, दुकान, सिनेमा हॉल आदि जगह जाकर और पैसे देकर कोई वस्तु खरीदता है या किसी सेवा का उपभोग करता है, तो ऐसा लेन देन पूर्ण रूप से उचित है एवं नाबालिग उसके बदले में लाभ लेने का हकदार है। आइए जानें मूलभूत आवश्यकताओं की नाबालिग को आपूर्ति। यदि कोई व्यक्ति जो संविदा में प्रवेश करने में स्वयं असमर्थ है, नाबालिग होने के चलते या किसी अन्य कारण से, और उसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो जिस व्यक्ति ने वह आपूर्ति की है वह ऐसे अक्षम व्यक्ति की संपत्ति से उसके बदले में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होता है। यह अधिकार एक नाबालिग या अवयस्क के खिलाफ भी मिलेगा। हालांकि अगर नाबालिग की खुद की कोई संपत्ति नहीं है, तो ऐसा नाबालिग दूसरे व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तु की आपूर्ति की प्रतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं हो सकता। ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होगी, यह केस की प्रकृति के अनुसार देखा जाता है। नाबालिग को प्रदान की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं में सेवाएं भी शामिल हैं। मूलभूत आवश्यकताओं के उदाहरण के लिए हम टिक्की लाल बनाम कोमल चंद AIR 1940
नागपुर 327 का मामला देख सकते हैं। यहाँ एक परिवार में एक लड़की की शादी के लिए एक नाबालिग को कुछ धनराशि उधार दी गई थी और बाद में ऋणदाता को नाबालिग की संपत्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। तत्पश्चात हम जानेंगे नाबालिग के लाभ के लिए संविदा। जहां एक नाबालिग ने पूर्ण प्रतिफल का भुगतान किया है और एक करार के तहत उसके द्वारा कुछ किए जाने की आवश्यकता नहीं है या उसे कोई दायित्व उठाने की आवश्यकता नहीं है, वहां ऐसा नाबालिग वह लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि नाबालिग के अभिभावक या माता पिता उसके द्वारा किए गए करार के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। तत्पश्चात हम जानेंगे अप्रेंटिसशिप का अनुबंध। ऐसे मामले भी होते हैं जहां एक नाबालिग प्रशिक्षण या निर्देश प्राप्त करता है जिसके चलते उसे बाद में अपने जीवन में लाभ मिलता है। इंडियन अप्रेंटिस एक्ट 1850 के तहत अभिभावक द्वारा नाबालिग की ओर से दर्ज किए गए अप्रेंटिस का एक अनुबंध नाबालिग पर बाध्यकारी होता है। ये अनुबंध सेवाओं के अनुबंधों की प्रकृति में होते हैं। हालांकि अधिनियम के अनुसार ऐसे अनुबंध को वैध ठहराने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार के अनुबंध नाबालिग की ओर से एक अभिभावक द्वारा किए गए हों। हालांकि यह साफ है कि नाबालिग द्वारा सेवाओं के लिए किया गया अनुबंध शून्य होता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।